नमस्कार, मैं उमंदार फंड से और आप देख रहे हैं नेशन नाउ। नेशन नाउ में आज हम चर्चा करेंगे किसानों के मुद्दे को लेकर। देश के दो सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में गन्ना किसान बेहाल है। दोनों ही राज्य में शुगर फैक्ट्रियां किसानों को उनके फसल की कीमत देने में देरी कर रही है और फैक्ट्रियों के मुताबिक पिछले साल हुई बम्पर फसल पर कम डिमांड के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। और यही वजह है कि ये शुगर फैक्ट्रियां 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा बकाया राशि को चुकाने के लिए राज्य सरकारों की तरफ देख रही है। आखिर ऐसे हालात बने ही कैसे और गन्ना किसानों को उनकी मेहनत के उचित मूल्य के लिए इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? दोनों राज्यों की सरकारें कर्ज के तले दबे ये गन्ना किसानों की मदद के लिए क्या कर रही है? ये सारे सवाल को जवाब लेंगे हम अपने पैनल से। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। देश के दो सबसे बड़े कृषि प्रधान राज्यों के किसान बदतर हालत में हैं, खासकर गन्ने के किसान। शुगर मिल से करोड़ों रुपए ना मिलने से गन्ना किसान बदहाल हैं। मेरा इस कंपनी से 2 लाख रुपए मुझे मिलने वाले थे, वो नहीं मिले। पिछले साल जो गन्ना गया है मेरा 125 करोड़ 125,000 रुपये, मतलब 1.25 करोड़ रुपया मिलने वाले थे। उसमें से 1 रुपया 1.25 लाख रुपए मिलने वाले थे, लेकिन उसमें से 1 रुपया भी नहीं मिला। कृषि प्रधान भारत देश है, वो किसान पे बात क्यों नहीं कर रहे? अभी हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है इधर, लेकिन यहाँ के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किसान पे क्यों नहीं बात कर रहे? Sugar factories are demanding roughly 500 plus amount from government as soft loan or whatever, and in whatever form the aid can come to pay the farmers. And of course few factories have started paying FRP, and till 31st of December 40% of the FRP of the Maharashtra farmers has been paid. महाराष्ट्र में गन्ना किसानों के 4,576 करोड़ रुपए बकाए हैं। मेरा नाउ ने नागपुर जाकर जमीनी हालत जानी। उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत भी इससे कुछ अलग नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में किसानों का 6,123 करोड़ रुपए बकाया है। मिरर नाउ का सवाल, गन्ना किसानों को उनका हक मिलने में इतनी देर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, मिरर नाउ। और चर्चा शुरू करने से पहले हम सीधे पहुंचते हैं राज्यसभा, जहां पे कोटा पर चर्चा हो रही है। सुनते हैं कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं। रखी गई और फिर 1990 में जाकर पास किया गया, मतलब कि उसको भी लगभग 10 साल लगे। यहां तो आप एक दिन में सब कुछ कर रहे हैं। आपको अच्छा लगता है कि एक संविधान का संशोधन करने जा रहे हो, वो भी एक दिन में, बिना कोई डेटा के, बिना कोई रिपोर्ट के? तो मैं आग्रह करूंगा सरकार से, हमें बताएं कि कोई इस पे रिपोर्ट बनी। 8 लाख का मापदंड आपने कैसे तय किया? एक तरफ तो आप इनकम टैक्स जो है, किसी का 1.25 लाख अगर वो कमाता है तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है, 2.5 इनकम टैक्स देना पड़ता है। और यहां 8 लाख में आप कहते हो कि 8 लाख से जो कम होगा वो गरीबी रेखा में आएगा। तो आप वो भी इनकम टैक्स लिमिट 2.5 से 8 लाख कर दीजिए ना, बजट में कर दीजिए, ताकि उनको भी राहत मिले। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने कोई डेटा कलेक्ट किया कि कितने लोगों के पास 5 एकड़ लैंड है? हिंदुस्तान में कितने लोगों के पास 5 एकड़ लैंड है? आपने यह तय किया है कि कितने लोगों के पास 100 गज का प्लॉट है? कितने लोगों के पास एक घर 1,000 स्क्वायर फीट का है? आपने ये कोई डेटा कलेक्ट किया है? सारे देश में डेटा कलेक्ट किया है? और 200 गज नॉन नोटिफाइड म्युनिसिपल एरिया में कितने लोगों के पास है? बिना डेटा कलेक्ट किए हुए ये आप संशोधन करने जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा डेटा देता हूं। देखिए, ऐसा है कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द वे वी इंटरैक्ट विद ईच अदर, द चेंजिंग द वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंड रविशंकर जी rightly said, he said, look at this digital revolution that is taking place. Jobs are being created, but more jobs are being lost than created, both in the public sector and in the private sector. You go to the ITC sector, to the information technology sector, lakhs of jobs have been lost. Lakhs of jobs have been lost. When banks go digital, thousands of jobs are lost.
When public sector companies go digital, thousands of jobs are lost. Very few jobs are created. In fact, if you look at, and this is very interesting, from 2001 to 2018-19, the total jobs that have grown throughout the period is 7.3%, which means on a yearly basis, the jobs created by the central government was 0.4%. That's the number of jobs created on a yearly basis in the last 18 years. What jobs are you going to give to the weaker sections of society? And if you look at the Modi years, around 1.7 lakh jobs have been added to the central government level. This works out to be around 45,000 jobs a year on an average. पिछले 5 साल में 45,000 जॉब, 2 करोड़, ठीक है ना? और अगर 10% आप रिजर्वेशन दोगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, तो इसका मतलब हुआ कि 4,500 जॉब्स पर ईयर उनको मिलेगी। उससे भी कम, 2,250, 4,500 जॉब्स उनको मिलेंगे। 50% तो रिजर्व है ऑलरेडी। हाँ, नहीं, आप मान भी लो, तो मतलब कि दिस कंट्री इज अ 1.3 बिलियन पीपल। 800 million people live in less than 10,000 rupees a month. And you have brought this bill to benefit 4,500 people. Is this the mindset that you have? This is the kind of bill that you are amending the constitution for? एक और आपको मैं आंकड़ा देता हूं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस 2006-2007 से लेकर 2016-17 तक जो डेटा हमारे पास है, वहां जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज जो हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एक्सक्लूड कर दो तो उनमें गिरावट आई है, एम्प्लॉयमेंट में गिरावट आई है। और अगर ये डेटा आप देखो, इसका मतलब यह है कि दिस कंट्री इज नॉट क्रिएटिंग एनी जॉब्स। इफ दिस कंट्री इज रिड्यूसिंग जॉब्स, देन दिस रिजर्वेशन इज इंपैक्टिंग होम। Who are you doing it for? Actually, this debate is not about jobs, it is about reservation. What this country is crying for is jobs. When the youth come out on the roads, they want jobs. And jobs will only come with economic growth. And if you are growing at 7.2%, you are not going to get jobs. Your investment rate is going down. Your savings rate is down, it's below 30%. Your FDI is moving out of the country. You are putting the ED, income tax, CBI on all the private sector. Nobody wants to invest anymore. Investment is flying out of this country, which is why the jobs will be created by private investment. In the public sector, jobs are being reduced, sir. So who are you trying to fool? And what's the purpose of this amendment? And what's the data that you have collected? The leader of the House must tell us. The minister must tell us. What is that data that they have collected? And if they haven't collected the data, then they have brought this constitutional amendment bill for what? They must inform the people of this country why they have done that. And why am I sad today? And this is a confession. I am sad because we all sit here and ask ourselves this question, only one question: will it benefit us? If we oppose it, will it harm us? And if we pass it, will it benefit us? That's how we decide on constitutional amendments? Very sad. Very sad. Is this the way that we are supposed to function in this house? Is this the responsibility that the Constituent Assembly gave us by giving this enormous power to us to change the constitution of this country? And this is, I know, we'll tell you how you're helping people. I'll give you that data as well. Let's be clear on it, sir. That was not the intention of the constitution makers. They wanted us to apply our minds, get the data collected. My learned friend Orissa, इन्होंने सही कहा कि उड़ीसा में जो ओबीसी की रिजर्वेशन है वो केवल 11% है। 27% तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन 50% की मैक्सिमम है।
तो 11% उनको है और 38.5% SC/STs को है। तो बैकवर्ड को तो मिल नहीं रही, और अब 10% आपने दे दी। उड़ीसा की पॉपुलेशन जो जनरल कैटेगरी है वो 6% है, तो वहां आप 10% दे रहे हो। ओबीसी को 27 मिल नहीं रही, और उत्तराखंड में भी यही हाल है। तो जब तक हर प्रदेश में आप ये नहीं तय करोगे क्या पॉपुलेशन है, किसको फायदा होने वाला है, कैसे फायदा हो, फिर आप कानून लाओगे, तो फिर तो ऐसे लगेगा कि भाई सही कानून है, बिना सोचे समझे। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा दुख हुआ होगा पिछले चंद दिनों में, और आप सोचती हो कि इसकी वजह से आपके चेहरे पे रौनक आ जाएगी। रौनक तो तभी आएगी जब जनता के चेहरों में रौनक आएगी। और जनता के चेहरों पे रौनक लाने का ये रास्ता नहीं है। अभी रविशंकर जी ने मुझे कहा, अभी सदन में कहा कि वी शुड अप्लाई आवर माइंड टू द प्रोविजंस ऑफ द बिल। सही, बट आई वाज वंडरिंग व्हाई आई वाज अप्लाइंग हिज माइंड टू टॉयलेट्स and to Mudra. I wonder, because that's a different route altogether, sir. Sir, let me give you another fact which will surprise you, sir. One minute, one second. Please. Sir, let me just explain. Sir, now I come to the bill. This is in addition. Member is not member, sir, one second. Please. Sir, under Article 15 of the Constitution, the reservation is for socially and educationally backward classes. Please note that phrase. Socially and please, if you don't mind, socially and educationally backward classes. And now this reservation is for economically weaker sections. It takes away the category of classes altogether, as rightly pointed out by the law minister. So you are moving from giving reservations to economically and socially backward classes to economically weaker sections. Now, sir, consider a person from the Dalit community. I didn't say you are taking it away. I said you are moving. You are moving. Yes, you are moving. I've said you are moving. 50% there and 10% here. I never misunderstand you. You sometimes do misunderstand us, but I never misunderstand you. Now, sir, now this is a complete shift. Now consider this: a Dalit family which hardly earns anything, मतलब के कृपया अपनी जगह बैठे, खत्म करने के बाद आपको मौका दूंगा। दलित का परिवार जो 5,000 रुपया, 10,000, 15,000 रुपया महीना कमाता है, वो वीकर सेक्शन नहीं है इस संशोधन के आधार पे, वो वीकर सेक्शन नहीं है। लेकिन जो 8 लाख रुपया कमाता है, 66,000 रुपया महीना कमाता है, वो वीकर सेक्शन है, वो वीकर सेक्शन है, वो वीकर सेक्शन है। नहीं, that's a fact. जब आपका मौका आएगा आप तथ्यों को बताएं। That's what the constitutional amendment. Don't get agitated. Don't get agitated. Please. Sir, don't get agitated. Don't get agitated. Anybody. कोई दलित का राइट नहीं लिया जा रहा है। 8 लाख के नीचे में 5,000 भी आता है, सब आता है। Sir, please don't miss. One second. कृपया शांति रखें। जब आर्थिक नहीं है, वहां जिस कास्ट में पैदा हुआ रिजर्वेशन मिलता है, ये कानून है इस देश का। प्लीज अपनी जगह बैठकर ना बोले, बहस आगे बढ़े। I am just explaining the fundamentals of this constitutional amendment. Economically weaker sections don't include educationally and socially backward classes. Correct. Educationally and socially backward classes are entitled to 50% reservation. Correct. 10% is for economically weaker sections. Now a Dalit
who earns 15,000 rupees a month, I'm just giving an example, doesn't get the quota of reservation. शेड्यूल टाइप के लिए कोई भी आय की सीमा नहीं है। जब मौका आपका आय की सीमा नहीं है, मैं आग्रह करूंगा जब आप सबका मौका आएगा आप इन तथ्यों का जवाब दें। बहस अच्छी तरह चल रही, उसको होने दें। आप बताएं। देखिए, मैं साधारण बात कह रहा हूं। मैं मानता हूं कि उस दलित को जो 15,000 रुपया कमा रहा है उसको आरक्षण मिलता है। मैं नहीं कहता नहीं मिलता, लेकिन उसका 27% है तो उसमें शायद वो नहीं आए, तो हो सकता है कि वो कोटा में नहीं आए, लेकिन फिर भी वो 15,000 कमा रहा है। शेड्यूल ड्राइव को कोई भी आय की सीमा नहीं है। अरे दलित 22% है, आय की सीमा नहीं है। और ओबीसी का क्रीमी लेयर 8 लाख है। ओबीसी का क्रीमी लेयर 8 लाख है। नहीं, आप बैठिए। एक सेकंड, उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य से मैं आपसे अरे आपकी एक बात समझने के लिए पूछ रहा हूँ। वो क्या ऐसा चाहते हैं कि आर्थिक रूप से सबल दलितों को आरक्षण न मिले? ऐसा चाहते हैं क्या? जो दलित आर्थिक रूप से सबल है उसको आरक्षण न मिले? जरा स्पष्टता करो। कपिल सिब्बल जी, कृपया अपनी जगह बैठे। कृपया ओबीसी को आप बैठे। आप अगर इस तरह टिक्का टिप्पणी आप सब बीच में करेंगे, आप प्लीज अपने सीट पर बैठे। प्लीज अपनी जगह बैठे। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी आपकी बात के अलावा। मानिए कपिल सिब्बल जी, हर एक दलित को जो 15,000 रुपया कमाता है उसको अपने कोटे में आरक्षण नहीं मिल सकता, हो सकता है नहीं मिले, मतलब। और हर एक ओबीसी को जो 27% उसको कोटा मिलता है, वो इतना कमा रहा है उसको नहीं मिले। आप आगे चले, अपनी बात मिले। आप कहें आगे चले। अगर उसको नहीं मिलता, आपको आरक्षण का पता नहीं है। आपको आरक्षण का पता नहीं है। आपका माननीय मंत्री जी, जब आपका मौका आएगा आप कृपया इन चीजों का जवाब कर रहे हैं। इनको आरक्षण का कुछ भी पता नहीं है। कृपया शेड्यूल ड्राइव को इनकम का कोई मर्यादा नहीं है। और ओबीसी का क्रिमिनल, मैं आग्रह करूंगा सभी पक्षों से अपनी जगह बैठे। कृपया बहुत महत्वपूर्ण बिल पर बहुत अच्छी तरह बहस चल रही है। जो आप सबका मौका है तो आप जवाब दें। कृपया जवाब दीजिएगा। आप बैठे साहब, बैठे। Sir, all that it's a very simple statement. I don't know why my learned friends are agitated. Jobs are limited. Jobs are limited. Not everybody within the OBC section who is economically weak gets a job. Not everybody amongst the Dalits who are economically weak, educationally and socially backward get a job. All that I was saying was that a person who earns less than 8 lakhs rupees, that is 66,000 rupees a month, compared to a Dalit or an OBC who does not get a job, who earns much less, I think you have already repeated several times. Please, further. Right. Please, further. Taylor points, please. आप बैठे। आप दोनों ये बातें कई बार दोहरा चुके हैं। आप आगे चले। माननीय कपिल सिब्बल जी, अपने तर्क में आगे चले। So what I was आप कई बार स्पष्ट कर चुके हैं। आगे चले, मेरा अनुरोध होगा। a simple point. A Dalit or an मैंने उनसे भी OBC अनुरोध who किया, does आपसे भी not get करता a हूँ। job आप within सीट his पर बैठ कर quota. बहुत बोलते हैं, आपसे अनुरोध करूंगा। A Dalit or an OBC who does not get a job within his quota still belongs to the economic weaker sections, but is excluded. But is excluded because he belongs to educationally and secondary backward classes. That's the point. And that's the constitutional issue which you have to answer.
that you have to answer. How have you excluded them? How have you excluded the poor? How have you excluded who earn only 20 lakhs? Say 20,000 a month or 15,000 a month or 25,000 a month, who are not included, who don't get a job in the OBC, who don't get a job amongst the Dalits. That's the question you will have to answer. Point number one. दूसरी बात सर, दूसरी बात सर, इन्होंने कहना चाहते माननीय रूप से माननीय गोयल जी कृपया अपनी जगह बैठे। आप बैठे, साहब आप बैठे। आपको इसका मतलब आपको समझ तो आ गई, बड़ी अरसे के बाद आपको समझ तो आ गई कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, आप समझ गए। दूसरी बात सर, this has enormous constitutional hurdles. There are 4 hurdles, brothers, this amendment will have to cross. Number one, can reservation be provided under this constitution to economically weaker sections? That's the first constitutional issue that will have to be decided. Why do I say that, sir? And my learned friend read that judgment, Indira Sahni's judgment, and I'm always amazed as to how lawyers, when they are lawyers, are passionate about the law, and how lawyers, when they become ministers, are passionate about ignoring the law.